नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डार्क टेल में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ महीनों में मैं अपने काम के अंदर बहुत ही ज़्यादा व्यस्त था, जिसकी वजह से मैं कहानी लिखने के लिए एक समय नहीं निकाल पा रहा था। अब मैं जो कहानियाँ आपको यहाँ पर सुनाता हूँ वो सारी कहानियाँ मैं खुद लिखता हूँ, जिस वजह से उस कहानी को लिखने के लिए काफ़ी समय लगता है। अब मेरे काम इतने अस्त व्यस्त हो चुके थे कि मैं उसमें थोड़ा भी समय नहीं निकाल पा रहा था, और जो कुछ भी थोड़ा समय था उसमें शायद मैं एक अच्छी कहानी नहीं बना पाता, इसलिए मैंने कोई कहानी नहीं डाली। लेकिन अब मैं आपको इतना आश्वस्त करता हूँ कि अब से मैं एक रेगुलर कहानियाँ डालूँगा। हालांकि इसमें कई बार मेरे से गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि मुझे एक सप्ताह के अंदर कहानी लिखनी होती है। उस कहानी को एडिट करना पड़ता है और उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, और कई बार ऐसी मुसीबत आती है कि वो सब काम मैं नहीं कर पाता। तो इसलिए मेरी कहानी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मैं आपको इतना आश्वस्त करता हूँ कि मैं आपको कोई साधारण या फालतू कहानी नहीं सुनाऊंगा। मैं आपको एक अच्छी ही कहानी सुनाने की कोशिश करूँगा। बस अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट करिए, और अगर मेरी कहानियों के अंदर आपको कोई भी कमी लगती है तो मुझे वो भी आप कमेंट करके बताइए, मैं उसमें सुधार ज़रूर करूँगा। अब मैं आपको आज की जो कहानी बताने वाला हूँ वो 4 दोस्तों की एक कहानी है जो कैसे एक छलावे के ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। अब हम कहानी शुरू करते हैं। फरवरी के महीने में शादियों का सीज़न चालू हो गया था। हर तरफ शादियाँ ही शादियाँ हो रही थी, और उन्हीं शादियों में से एक शादी सतीश की थी, जिसकी शादी में उसके दोस्त विशाल, नरेश, पंकज और अजय कार लेकर जा रहे थे। ये 5 दोस्त एक ही कंपनी में काम करते थे। अजय को छोड़कर बाकी चारों लड़के 5 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे थे, जिस वजह से चारों में गहरी दोस्ती थी। और अजय हाल ही के समय में कंपनी के अंदर ज्वाइन हुआ था। हालांकि वो भी इन चारों में अच्छे से घुल मिल गया था, और अब इन 5 की एक अच्छी टीम बन गई थी। सतीश, विशाल, नरेश और पंकज की उम्र लगभग 27 से 30 साल के अंदर थी, और अजय 22 साल का लड़का था। हालांकि 5 एक दूसरे के साथ इस तरह घुल मिल गए थे जैसे 5 बचपन के ही दोस्त हो। अब इन सब दोस्तों में सतीश ही था जिसकी सबसे पहले शादी हो रही थी, इसलिए सब काफ़ी उत्साहित थे। अब सतीश की शादी उसके पुश्तैनी गांव में होने वाली थी। उसका गांव काफ़ी छोटा और दूर दराज इलाके में था। नासिक से लेकर उसके गांव तक की दूरी तकरीबन 250 किलोमीटर के आसपास थी। अब इन चारों में से किसी ने भी सतीश का गांव नहीं देखा था, और ना ही कभी उस इलाके में गए थे, जिस वजह से उन्हें उस इलाके के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हालांकि उनके पास गूगल मैप तो था, लेकिन अक्सर दूर दराज इलाके के बारे में मैप के अंदर सटीक जानकारी नहीं होती है। इसलिए उन्होंने निकलने से पहले सतीश से उसके गांव तक आने के रास्ते के बारे में पूछ लिया था। अब सतीश ने उन्हें सीधा हाईवे से आने को कहा था, और साफ तौर पर चेताया था कि वह किसी भी तरह के शॉर्टकट का इस्तेमाल ना करें। उस वक्त शाम के तकरीबन 7 बज चुके थे। ट्रैफिक आम दिनों के मुकाबले कम थी, तो उस हिसाब से वो रात के 12 बजे के आसपास सतीश के गांव पहुंच सकते थे। और विशाल को भी लंबी दूरी तक गाड़ी चलाने का अच्छा खासा अनुभव था, तो उस हिसाब से वो काफ़ी अच्छे से गाड़ी चला रहा था। रात के तकरीबन 9 बजे हाईवे के किनारे एक ढाबे पर उन्होंने खाना खाया, और फिर वो आगे के सफ़र के लिए निकल गए। लेकिन आगे का सफ़र उनका काफ़ी धीमा हो गया। काफ़ी जगहों पर रास्तों का काम चालू था, जिस वजह से हर थोड़ी दूरी पर उन्हें ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा था। अब खाना खाने में उनका पहले ही काफ़ी समय बर्बाद हो चुका था, और आगे रास्ते की ख़राब कंडीशन की वजह से 12 बजे तक उसके गांव पहुंचना विशाल के लिए असंभव था। मेरे हिसाब से तो 1:30-2 तो बज ही जाएंगे, पंकज ने आलस देते हुए कहा। इस पर विशाल ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था खाने में ज़्यादा समय मत बर्बाद करो। एक तो सतीश का गांव हाईवे के काफ़ी अंदर है। अब रास्ता अच्छा हुआ तो ठीक, वरना और देरी होगी। तभी
हाईवे पर चलते हुए नरेश ने कहा, विशाल, मैप में आगे से एक शॉर्टकट दिख रहा है। अगर वहाँ से चलेंगे तो अपना 1 घंटे का समय बच जाएगा। लेकिन इस पर पंकज ने झट से कहा, अरे सतीश ने किसी भी शॉर्टकट से आने को मना किया है। शॉर्टकट के चक्कर में कहीं लॉन्ग कट ना पड़ जाए। कुछ नहीं होगा यार, मैप में दिख रहा है रास्ता, तो सही होगा ना। अरे मैप का क्या भरोसा, आगे जाने के बाद रास्ता बंद हुआ तो, या रास्ता ख़राब हुआ तो। और सतीश ने भी कहा है ना, कोई भी अनजान रास्ता मत चुनना, कई सारे खतरे हैं उनके रास्ते में। अबे उस पागल की बात पर कहाँ भरोसा कर रहा है, नरेश ने उपास उड़ाते हुए कहा। सतीश एक गांव से आया हुआ लड़का था। उसके गांव पास काफ़ी घना जंगल था। तो सतीश अक्सर उसके गांव की रहस्यमयी और डरावनी कहानियां बताता था। उसके गांव के अंदर घटी भूत प्रेतों की घटनाएं, चुड़ैल, डाकिन, चकवा जैसी कई सारी कहानियां बताता था, जिससे उसके दोस्त को यह तो समझ गया था कि वह इन सब चीज़ों को हद से ज़्यादा मानता है, और इसलिए वो किसी भी तरह के शॉर्टकट से आने से मना कर रहा था। अब पंकज और नरेश शॉर्टकट वाले रास्ते पर अपनी बहस कर रहे थे। अजय पीछे बैठकर मोबाइल के अंदर किसी से चैटिंग करने में इतना मशगूल था कि उसे किसी बात से कोई लेना देना नहीं था। तभी विशाल ने गाड़ी चलाते वक्त कहा, बहस मत करो, वो देखो सामने कोई टपरी दिख रही है, वहाँ रुकते हैं और टपरी वाले से ही पूछते हैं ना। हाईवे के किनारे बनी हुई एक छोटी सी चाय नाश्ते की टपरी थी। विशाल ने उस टपरी के सामने गाड़ी खड़ी कर दी। टूटे पतरे की छत, एक बड़े से लोहे के टेबल पर चूल्हा जिस पर उबलते हुए चाय की केतली और कुछ पुराने बर्तनों में रखे बिस्किट के पैकेट, ऐसे उस टपरी की हालत थी। टपरी के एक बाजू हाईवे और दूसरी तरफ कच्ची सड़क थी, जिसके बारे में नरेश बात कर रहा था। देख, यही है वो शॉर्टकट, इसी रास्ते से चलेंगे तो 1 घंटा जल्दी पहुंच जाएंगे और कोई ट्रैफिक भी नहीं लगेगा। इस पर पंकज ने कहा, अबे रास्ता तो देख, कच्ची सड़क है, आगे तक है भी या नहीं। और वो देख, पंकज ने एक पुराने बोर्ड की ओर इशारा किया, जिस पर गंदे हस्ताक्षर में लिखा हुआ था, रास्ता बंद। तभी विशाल ने कहा, इतनी बहस क्यों कर रहे हो, उस चाचा से पूछ लेते हैं ना रास्ते के बारे में, क्यों अपना दिमाग चला रहे हो। और चारों लड़के गाड़ी से उतरकर टपरी पर गए। एक 70 साल के आसपास का व्यक्ति वहाँ पर चाय बना रहा था। अरे चाचा, तारापुर जाने का रास्ता कौन सा है? कैसे जाना है? आराम से जाना है या जल्दी जाना है? चाचा जल्दी जाना है। तो एक कच्ची सड़क है ना, शॉर्टकट है, जल्दी पहुंचा देगी। तभी पंकज ने कहा, लेकिन वहाँ बोर्ड पर तो लिखा है रास्ता बंद। अच्छा, वो तो काफ़ी पुराना बोर्ड है, अब तो रास्ता चालू है। अब चाचा की बात सुनने के बाद पंकज ने दबी आवाज़ में कहा, भाई मेरी बात सुन, शॉर्टकट वाला रास्ता कच्चा है, आगे जाकर कहीं गाड़ी फंस गई या पंचर हो गई तो मुसीबत हो जाएगी। पहले ही रात का समय है, और देख कोई भी गाड़ी उस रास्ते से नहीं जा रही, क्या पता आगे रास्ता है भी या नहीं। पंकज की इस बात पर विशाल भी सोचने लगा। हाईवे पर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ जा रही थी, लेकिन कोई भी गाड़ी उस शॉर्टकट वाले रास्ते से नहीं जा रही थी। लेकिन तभी पीछे से एक गाड़ी आई और वो उसी कच्चे रास्ते से निकल गई। देख भाई, गाड़ियाँ जा रही है यानी रास्ता सही है, तुम फालतू में टेंशन ले रहे हो यार। अरे शॉर्टकट से जल्दी पहुंच जाएंगे हम। उसके बाद एक और गाड़ी उस कच्चे रास्ते से गुजरी, जिसे देख चारों ने शॉर्टकट से जाने का फैसला लिया। जाने से पहले सबने उस टपरी पर से चाय और बिस्कुट लिए और फिर गाड़ी में बैठकर शॉर्टकट रास्ते से जाने लगी। शॉर्टकट वाला रास्ता असल में जंगल से गुजरती एक कच्ची मिट्टी की सड़क थी। सड़क के दोनों तरफ घनी और ऊंची झाड़ियाँ थी और स्ट्रीट लाइट का नामो निशान नहीं था। हालांकि आसमान में पूरा चांद खिला हुआ था, तो उसकी सफ़ेद रोशनी सड़क पर फैली हुई थी, और रास्ता साफ होने की वजह से विशाल को भी गाड़ी चलाते वक्त किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही थी। गाड़ी के अंदर गाने चल रहे थे। विशाल गाड़ी चला रहा था, नरेश मोबाइल के अंदर मैप देख रहा था, पीछे पंकज उबासी देते हुए सोने की कोशिश कर रहा था, और अजय
अपनी चैटिंग में मशगूल था। सड़क अच्छी होने की वजह से गाड़ी तेज़ी से गुजर रही थी और कुछ ही समय में उन्होंने आधा रास्ता पार कर लिया था। तभी अजय ने गाड़ी रोकने को कहा। क्यों, क्या हुआ? विशाल ने पूछा। मुझे बाथरूम जाना है। ए, रोक के रख, थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं। अरे नहीं रोक सकता यार, बहुत जोर की लगी है। पागल है क्या? जंगल है ये, यहाँ बीच में कहाँ गाड़ी रोकने को कह रहा है? पंकज ने कहा। रोक दो यार, बहुत जोर की लगी है, कंट्रोल नहीं हो रहा। तभी नरेश ने कहा, विशाल रोक दे भाई, वरना यही गाड़ी में कर देगा। और फिर विशाल ने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी। अजय तेजी से गाड़ी से उतरा और सड़क के किनारे चला गया। कुछ देर तक गाड़ी के अंदर तीनों की बातचीत चल रही थी। तभी पंकज ने पूछा, विशाल, जब हम चाय पीने के लिए खड़े थे तो हमारे सामने ही 2 गाड़ियाँ इस कच्ची सड़क से गुजरी थी, लेकिन अब हम इतनी देर से गाड़ी चला रहे हैं तो एक भी गाड़ी हमें क्रॉस क्यों नहीं हुई? अब पंकज की इस बात पर विशाल ने भी गौर किया कि उस पूरे रास्ते पर वो अकेले ही थे। अब तक एक भी गाड़ी उन्हें आगे या पीछे दिखाई नहीं दी थी। तभी नरेश ने कहा, अजय कहाँ रह गया यार, इतना टाइम लगता है क्या? आसमान में चांद मौजूद था और उसकी रोशनी सड़क पर अच्छी खासी फैली हुई थी, जिससे सड़क काफ़ी साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन जंगल घना होने की वजह से पेड़ों की टहनियाँ चांद की रोशनी को आसमान में ही रोके हुई थी, जिस वजह से सड़क को छोड़ बाकी हर तरफ अंधेरा ही था। और उसी अंधेरे में उन्हें अजय कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। विशाल ने उसे 1-2 आवाज़ें भी लगाई, लेकिन अजय का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अरे यार, अब ये कहाँ चला गया? विशाल ने थोड़ा चिंतित होते हुए कहा। एक तो इतना घना जंगल है और ऊपर से अंधेरा। चलो देखते हैं उसे। और तीनों कार से बाहर निकल आए। तीनों अजय को आवाज़ लगाने लगे, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने की वजह से तीनों डर गए। एक तो वो जंगल अनजान था और तीनों वहाँ अकेले थे। ना तो उन्हें जंगल के बारे में कुछ पता था और ना ही वहाँ के खतरों के बारे में। उस वक्त उन्हें इस बात का सबसे ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं अजय के ऊपर किसी जंगली जानवर ने ना हमला कर दिया हो। हालांकि अगर ऐसा हुआ होता तो उसके चिल्लाने की आवाज़ तो ज़रूर आती, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज़ को नहीं सुना था। पंकज ने ज़मीन पर एक डंडा उठा लिया ताकि अगर कोई जंगली जानवर हो तो उससे लड़ सके। तभी जंगल के अंदर से अजय की आवाज़ सुनाई दी। ये तो अजय की आवाज़ है ना, लेकिन वो इतना अंदर क्यों चला गया? पंकज ने कहा, चलो यार देखते हैं, कहीं मुसीबत में ना पड़ गया हो। और तीनों आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगे। जंगल के अंदर काफ़ी घना अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च में भी ज़्यादा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊंची ऊंची घास, घास के नीचे दबे पत्थर, गड्ढे, लकड़ियाँ और कांटों की परवाह किए बगैर तीनों अजय को ढूंढने निकल पड़े। और रात के अंधेरे में जंगल के अंदर से जंगली कीट पतंगों की आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ नहीं थी। और अजय की भी आवाज़ एक बार आने के बाद बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी वो तीनों उस आवाज़ की दिशा की ओर जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद एक थोड़ी खुली जगह पर उन्हें अजय दिखाई दिया। वो उनकी ओर पीठ करके खड़ा था। अजय, क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़े हो? पंकज ने उसे आवाज़ दी, लेकिन ना ही उसने कोई प्रतिक्रिया दी और ना ही वो पीछे मुड़ा। पंकज धीरे धीरे उसके नज़दीक गया और उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ अजय? और जैसे ही अजय मुड़ा, पंकज की चीख निकल गई। अजय का सिर फट गया था। उसके सिर से खून की धाराएं बह रही थी, जिससे उसका पूरा शरीर भीग गया था। और ठीक उसके पीछे एक काले लिबास के अंदर इंसान जैसी आकृति खड़ी थी। उस आकृति का कोई चेहरा नहीं था। चेहरे की जगह एक काले रंग का गाढ़ा धुआं था। लिबास के बाहर निकले हुए उसके हाथ सड़ी लकड़ी जैसे सूखे हुए थे और जानवर जैसे नाखून खून से सने हुए थे। उसने एक हाथ से अजय का शरीर पकड़ा हुआ था और जैसे ही उसने पकड़ ढीली की,
खून से लथपथ अजय का शरीर जमीन पर गिर गया। उसके अगले ही क्षण उस लिबास वाली आकृति ने एक झटके में पंकज का गला पकड़ लिया। पंकज के डर के मारे होश ही उड़ गए। उसके हाथ से डंडा भी छूट गया और वो अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगा। लेकिन उस लिबास वाले आकृति की ताकत इतनी थी कि उसने एक हाथ से ही पंकज को ऊपर उठा लिया। यह देख पंकज के पीछे खड़े विशाल और नरेश डर के मारे उल्टे पैर दौड़े। विशाल तेजी से दौड़ता हुआ गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठ गया और नरेश पिछली सीट पर बैठ गया। विशाल जल्दी गाड़ी भगा, नरेश डर के मारे चिल्लाया और विशाल ने कपकपाते हाथों से गाड़ी शुरू करने की कोशिश की। लेकिन कई कोशिश करने के बावजूद भी गाड़ी शुरू नहीं हो रही थी। विशाल जल्दी कर, अरे गाड़ी शुरू नहीं हो रही है। विशाल काफ़ी देर तक गाड़ी शुरू करने की नाकाम कोशिश करता रहा, लेकिन गाड़ी का इंजन इस तरह से बंद हो गया था जैसे वो सालों से बंद हो। दोनों डर के मारे काँप रहे थे। ऐसी भयानक चीज़ उन्होंने आज तक नहीं देखी थी और अब वो ऐसे रास्ते पर फंसे थे जहाँ उन्हें मदद की उम्मीद ना के बराबर थी। तभी विशाल ने सतीश को फ़ोन लगाया। उसने कांपते हुए सतीश को सारी बात बताई। कैसे उन्होंने एक टपरी वाले से उस शॉर्टकट के बारे में पूछा था, कैसे उस रास्ते से आए और उन्होंने क्या देखा। विशाल, मैंने पहले ही कहा था किसी भी शॉर्टकट को मत लेना। यहाँ पर कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पर छलावा होता है। तुम छलावे के अंदर फंस चुके हो। मैं जल्द से जल्द मदद लेकर वहाँ आता हूँ। बस तब तक तुम दोनों गाड़ी के अंदर ही रुको। गलती से भी गाड़ी के बाहर मत निकलना और जब तक हम ना आए गाड़ी का दरवाज़ा मत खोलना। विशाल और नरेश को छलावे के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। बस सतीश की बताई कहानियों से वो इतना जानते थे कि छलावा दिमाग के साथ खेल खेलकर लोगों की जान लेता है। उससे बच निकलना आसान नहीं होता। अब उनके पास सतीश के आने तक का इंतज़ार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। विशाल गाड़ी में बैठे बैठे बड़बड़ाने लगा। नरेश, यह सब तेरी गलती है। तूने ही शॉर्टकट के बारे में बताया था। मेरी गलती है? अरे मुझे क्या मालूम यहाँ छलावा है और यह हम सब ने इस रास्ते से जाने का फैसला लिया था। गलती है तो अजय की है। उसने ही गाड़ी को रोकने के लिए कहा था। बस कर नरेश, उस बेचारे अजय की हालत देखी नहीं क्या? शायद छलावे ने उसे मार दिया है। विशाल की इस बात को नरेश भी जानता था, लेकिन अपने दिल को झूठी तसल्ली देने के लिए उसने कहा, नहीं नहीं, वो मरा नहीं होगा। शायद वो जिंदा होगा और छलावा हमारे दिमाग के साथ खेल खेल रहा हो। तभी नरेश की साइड वाली खिड़की जोर जोर से थपथपाई। दोनों ने डर के मारे देखा तो लहूलुहान पंकज खिड़की थपथपा रहा था और नरेश से दरवाज़ा खोलने को कह रहा था। पंकज को जिंदा देख नरेश खुश हो गया और जल्दी से दरवाजे के हैंडल तक गया और खोलने ही वाला था कि तभी विशाल ने कहा, नरेश पीछे देख। नरेश ने पीछे देखा तो गाड़ी से थोड़ी दूरी पर पंकज लड़खड़ाता हुआ आ रहा था। नरेश और विशाल यह देख चौंक गए। गाड़ी के दरवाजे के पास भी एक पंकज था और गाड़ी से दूर भी एक। अब यह क्या गड़बड़ है? नरेश ने दरवाजे से दूर हाथ ले जाते हुए कहा। नरेश दरवाज़ा खोल, मैं ही असली पंकज हूँ और वो कोई और है। पंकज ने गाड़ी को थपथपाते हुए कहा, जल्दी दरवाज़ा खोल वरना वो मुझे मार देगा। नरेश दरवाज़ा मत खोलना, ये छलावा हो सकता है। नरेश दरवाज़ा खोल, मैं कोई छलावा नहीं हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दे भाई वरना वो मुझे मार देगा। नरेश इन दोनों की बातों से परेशान हो गया। जब उसने पीछे पलटकर देखा तो पीछे वाला पंकज दौड़ता हुआ कार की ओर आ रहा था। नरेश समझ नहीं पाया कि अगर पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा पंकज असली है तो गाड़ी के पास अपने ही ₹2 को देख वो डर के मारे पीछे ही क्यों नहीं भाग रहा, वो गाड़ी के पास क्यों आ रहा है। और फिर नरेश को लगा कि पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा पंकज असल में छलावा है। और फिर इतना सोचकर उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, दरवाजे के पास वही काले लिबास के अंदर छलावा खड़ा था। नरेश को अपनी गलती का एहसास होता उससे पहले उस छलावे ने उसका पैर पकड़ा और तेज़ी से उसे किसी जानवर की तरह घसीटता हुआ जंगल ले गया। विशाल
नरेश को पकड़ पाता तब तक नरेश काले घने जंगल के अंदर खो गया। सिर्फ जंगल के अंदर से उसकी दर्द भरी चीखें ही सुनाई दे रही थी। विशाल उन आवाज़ों को सुन और भी ज़्यादा डर गया। उसने झट से पिछला दरवाज़ा बंद कर लिया। जब उसने पीछे पलट कर देखा तो पीछे से दौड़कर आता हुआ पंकज भी अब वहाँ नहीं था। पहले अजय, फिर पंकज और अब नरेश। उसके तीनों दोस्त शायद से मारे जा चुके थे और यह सब कुछ ही मिनटों के अंदर हुआ था, जिससे विशाल और भी ज़्यादा डर गया। वो बैठे बैठे ही काँप रहा था। हालांकि मन ही मन वो अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ उनके मन का वहम है। उसके दोस्त अभी भी जिंदा हो गए। उसने वहाँ से निकलने के लिए कई बार गाड़ी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उसकी गाड़ी शुरू ही नहीं हुई। और फिर वो ऐसे ही मदद की राह देखते बैठ गया। काफ़ी समय बाद एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। उसने देखा कि सतीश गाड़ी से उतरा और उसकी ओर बढ़ा। विशाल, तुम ठीक तो? उसने बाहर से ही पूछा। आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। सतीश की बात सुन विशाल दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि अचानक उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि फ़ोन के ऊपर सतीश का नाम आ रहा था। विशाल एकदम से चौंक गया क्योंकि सतीश उसके सामने ही खड़ा था। विशाल ने सतीश को देखते हुए फ़ोन उठाया और उधर से आवाज़ आई, विशाल मेरी बात सुनो, हम इस अंधेरे में वहाँ नहीं आ सकते क्योंकि छलावा हमें भी गुमराह कर सकता है। इस अंधेरे में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। अंधेरा उसकी ताकत होती है और वो छलावा तब तक शक्तिशाली होता है जब तक अंधेरा है। इसलिए जब तक सवेरा नहीं होता गाड़ी से बाहर मत निकलना। मैं सूरज की पहली रोशनी के साथ वहाँ लोगों को लेकर आता हूँ। सतीश की बातों को सुनते हुए जब विशाल ने गाड़ी के बाहर खड़े सतीश की ओर देखा तो उस सतीश का चेहरा धीरे धीरे बदसूरत होता गया और फिर वो खून से लथपथ अजय के रूप में आ गया। उसके बाद वो पंकज और उसके बाद नरेश के। विशाल इस बार बाल बाल बचा था। एक सेकंड की भी अगर उस फोन को आने में देरी हो जाती तो शायद वो दरवाज़ा खोल देता और उसका भी वही अंजाम होता जो उसके दोस्तों का हुआ था। उसके बाद छलावा एक के बाद एक गाड़ी पर वार करता रहा। गाड़ी को जोर जोर से हिलाने लगा। एक पल के लिए विशाल को लगने लगा कि गाड़ी पलट जाएगी या उसका कोई कांच फूट जाएगा, लेकिन वो वैसा ही गाड़ी के अंदर दुबक कर बैठा रहा। अब जो भी होगा उसने सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ दिया था। कुछ समय बाद छलावा वहाँ से गायब हो गया। उस पूरे इलाके में शांति छा गई। विशाल काफ़ी समय तक दुबक कर बैठा रहा। हालांकि खिड़की के बाहर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और काफ़ी समय बाद उसे नींद लग गई। अब कितना समय बीता उसे पता नहीं, लेकिन एक लंबी खामोशी के बाद एक जोर की थपथपाहट से उसकी नींद टूटी। उसने अपनी चौंधेई आंखों से देखा कि तेज सूरज की रोशनी के बीच एक परछाई दरवाज़ा खटखटा रही थी। जब उसने ध्यान से देखा तो गाड़ी के बाहर सतीश खड़ा था, जो उसे बाहर आने का इशारा कर रहा था और चारों तरफ सूरज की रोशनी फैली हुई थी। मदद के लिए आए सतीश को देख विशाल की आंखें भर आई। उसकी जान बच गई। इस खुशी में वो खुशी से हंस पड़ा और तेजी से दरवाज़ा खोलता हुआ गाड़ी के बाहर निकला। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी के बाहर कदम रखा, चारों तरफ अंधेरा छा गया। बाहर अब भी आधी रात थी और उसके सामने सतीश की जगह छलावा था। काफ़ी समय बाद जब सूरज की हल्की हल्की रोशनी आसमान में दिखने लगी, तब हाईवे पर 3 बड़ी गाड़ियां तेजी से गुजर रही थी, जिसमें से एक पुलिस की थी। तीनों हाईवे के उस मोड़ पर आकर रुक गई जहाँ से वो शॉर्टकट रास्ता निकलता था। वहाँ रास्ता बंद का वो पुराना बोर्ड लगा हुआ था, जिसके नीचे लाल रंग से छलावा लिखा हुआ था, और दूसरी ओर खंडर बनी हुई एक टपरी थी जो पूरी तरह से उजड़ चुकी थी और लग रहा था कि सालों से वो बंद है। वो लोग इसी किसी जगह के बारे में बता रहे थे, लेकिन यहाँ तो कोई टपरी दिख नहीं रही।
यह पूरा रास्ता छलावे का है। वो यहाँ पर एक टपरी क्या पूरा बाजार दिखा सकता है, ड्राइवर ने कहा। शायद वो इसी रास्ते से अंदर गए होंगे। और फिर तीनों गाड़ियाँ उस शॉर्टकट वाले रास्ते की ओर मुड़ गई। इस रास्ते को तो काफ़ी समय पहले ही बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर दिया था, सतीश के साथ बैठे उसके गांव वाले व्यक्ति ने कहा। पता नहीं अब यह रास्ता किसने खोला। और उस आदमी की बात सही थी। वो रास्ता इतना खराब था कि उसे देखते ही समझ आ रहा था कि सालों से उस रास्ते से गाड़ी क्या कोई आदमी भी ना गया हो। और फिर काफ़ी अंदर जाने के बाद उन्हें एक जगह पर रास्ते से नीचे उतरकर पेड़ से टकराई हुई विशाल की कार दिखी। कार का अगला हिस्सा लगभग पूरा ही टूट चुका था। पेड़ की कुछ टहनियाँ गाड़ी के अंदर घुस गई थी और हर तरफ कांच ही कांच बिखरे पड़े थे। देखने भर से ही समझ आ रहा था कि कार काफ़ी जोर से पेड़ से टकराई होगी। जब सब उतरकर गाड़ी के नज़दीक गए तो देखा कि ड्राइवर सीट पर विशाल लहूलुहान पड़ा था, जिसकी छाती के अंदर स्टीयरिंग घुसा हुआ था। विशाल के बाजू में नरेश था, जिसकी आंखें और गले के अंदर कांच धसे हुए थे। पिछली सीट पर अजय था, जिसका सिर पूरी तरह से फट गया था। और उसके बाजू में पंकज था, जिसके पेट में बाहर से आई एक पेड़ की टहनी घुसी हुई थी। जब पुलिस ने सबको चेक किया तो पता चला कि सबकी मौत हो गई है। अब पुलिस रिकॉर्ड के अंदर इस घटना को एक एक्सीडेंट के रूप में दर्ज कर लिया। हालांकि वहाँ के स्थानिक लोग जानते थे कि वो लड़के किसी एक्सीडेंट में नहीं मरे थे, बल्कि छलावे ने उनकी बलि दी थी। उसके बाद गांव वालों ने फिर से उस रास्ते को बड़े बड़े पत्थर, लोहे के बड़े बड़े पत्थरों से इस झूठी उम्मीद में बंद कर दिया कि आगे फिर से वो रास्ता ना खुले और किसी मासूम की जान ना जाए।